तो कल शाम को मेरे पापा के घर से आया था थोड़ा सा जो, तो दो एक चीज़ से दो फ़ायदे हो गए हैं। तो एक दिन के लिए और बचा है। वो ज़्यादा काम नहीं कर पाया और पापा लोगों ने कल उसे वापस कर दिया है। तो हमने सोचा था पापा लोगों का थोड़ा काम इजी हो जाएगा, लेकिन वो काम नहीं आ पाए। तो हम उस राधे राधे दोस्तों, नवरात्रि के आज 6वें दिन माँ कात्यायनी के दिन आप सभी लोगों को शुभकामनाएं। तो मैं आज आ गई हूँ आपके साथ फिर से एक नए ब्लॉग के साथ, और ब्लॉग की स्टार्टिंग होने जा रही है मॉर्निंग से। तो अभी मैंने नहा धो लिया है और पूजा भी कर ली है। तो सुबह सुबह सारा काम एक साथ हो जाता है, तो हम आज जल्दी सारा काम करके पूजा भी कर दी है। और अक्सी भी उठ चुकी है और अभी वो अपने दादाजी के साथ खेल रही है। कुछ ही देर बाद पापा जाएंगे अभी मंदिर। तो आज 6ठा दिन, वैसे तो आज नवरात्रि के 7 दिन हो गए हैं, लेकिन आज जो हमारे तो पंचांग के अनुसार 2 दिन का चतुर्थी मानी गई है और अष्टमी और नवमी एक ही दिन मानी गई है। तो पापा और मम्मी लोगों ने इस बार फास्ट लिया है, तो 9वें दिन हम अष्टमी और नवमी एक साथ होने की वजह से उसी दिन हम कन्याओं को खिलाएंगे। क्योंकि आप जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि नवरात्रि के 9वें दिन 9 कन्याओं को खिला के, और एक होता है गणेश भगवान का रूप मान के एक लड़के को उसे बुलाया जाता है और उसे बटुक भी कहा जाता है। तो 9 कन्याओं को खिला के फिर उसके बाद पारायण किया जाता है। नवरात्रि के जो व्रत लिए होते हैं, तो उस दिन सारे व्रत एक साथ हो जाते हैं, मतलब पूरे हो जाते हैं। फिर उसके बाद हमारा अच्छे से पूजा पाठ, नवरात्रि की जो 9 दिन माता के जो 9 स्वरूप होते हैं उनकी विधि विधान से पूजा की जाती है और संपूर्ण हो जाती है। तो इस वजह से अभी हम पूजा की जाती है कन्याओं की, तो उनके लिए सामग्री भी लेके आएंगे, क्योंकि 4-5 चीज़ें उनको हमेशा ही देते आते हैं। तो 4-5 चीज़ जो श्रृंगार का सामान होता है माता रानी का, वही उनको दिया जाता है। और हम आपको जल्दी ही नए ब्लॉग में दिखाएंगे और कन्या पूजन की सारी सामग्री क्या क्या उसमें दिया जाता है और क्या क्या कैसे उनको खिलाया जाता है, तो सारी हम आपको अगले वाले ब्लॉग में आपको दिखाएंगे। तो आज तो जो माता रानी का 6ठा स्वरूप होता है उसकी पूजा की जाती है, लेकिन जब अष्टमी और नवमी है उसी दिन हम आपको दिखाएंगे। तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। तो पूजा पाठ करने के बाद मैं चली गई थी खेत पे, और हमारे खेत पे लगे थे लाई। तो मैं लाई लेके आ गई थी, और मेरे पापा ने कल भेजे थे राम करेले। और मैं आपको बताऊंगी आगे को कि राम करेले क्यों कहा जाता है इसे, क्योंकि इसका स्वाद भी काफ़ी टेस्टी है और इसके औषधि गुण भी बहुत सारे हैं। तो अक्सर ये सितंबर से अक्टूबर के महीने में ये सब्जी होती है और पहाड़ों में बहुत ज़्यादा खाई जाती है। तो पापा लोगों ने कल गाड़ी आई थी तो उसमें भेजी थी, और मैं थोड़ा सा लेके आ गई थी लाई। तो थोड़ा मिक्स करने के लिए सुबह हम 2 जने हुए, तो मैंने इसकी सब्जी बना दी है। और सबसे पहले इसको काटा जाता है, और अंदर के जो करेले पूरे परिपक्व हो जाते हैं, तो इसके अंदर से बिल्कुल काले वाले दाने आते हैं और बिल्कुल ईजिली आ जाते हैं, निकल जाते हैं गुच्छे टाइप बन के। लेकिन जिसमें अच्छे से नहीं बना होता है तो उसको नाखून या अंगुली की सहायता से इसके अंदर के दाने निकाले जाते हैं। अगर हम दाने नहीं निकालेंगे तो फिर खाने में, पकने के बाद खाने में थोड़ा टाइट लगता है और मुंह में अजीब जैसा लगता है। तो इसको कुछ इस प्रकार साफ किया जाता है। तो पहले मैं सबसे पहले इसको धो लिया था, उसके बाद मैंने इसके दाने निकाल ली हूँ, और मैं अब बनाती हूँ सुबह का ब्रेकफास्ट। फिर उसके बाद मिलती हूँ दोस्तों आपको। देवभूमि उत्तराखंड के खानपान और संस्कृति की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। बात अगर यहाँ फल और सब्जियों की जाए तो स्वाद के साथ साथ पौष्टिकता भी भरपूर होता है यहाँ पे। इसीलिए हर कोई यहाँ हर दिन देश के लोग यहाँ पे घूमने के लिए और सैर करने के लिए आए करते हैं। तो उसके साथ साथ यहाँ का खान पान और व्यंजन उनको काफ़ी अपने में मोह लेता है, और वो अक्सर यहाँ पे पर्यटक के रूप में आते रहते हैं।
तो हमारे उत्तराखंड को वैसे तो देवभूमि तो कहा ही जाता है। यहाँ घूमने और देखने के लिए तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं, लेकिन साथ साथ में यहाँ उगने वाली हर चीज़ हर इंसान को यहाँ पे आने में विवश कर देती हैं। तो इसी के साथ हमारी सारी सब्जियाँ भी हैं जो हमारे खाने को बहुत ज़्यादा इंसान लोगों को बहुत ज़्यादा आकर्षित कर देती हैं। तो इसी के साथ हमारा आज है राम करेला। तो हम आज बात करेंगे राम करेले के बारे में, जो कि ये भगवान श्री राम ने वनवास में इसका सेवन किया था। तो ये बहुत पहले से ये किंवदंतियाँ के रूप में बोली आ जा रही हैं। तो इसी वजह से हम भी इसको इसी नाम से जानते हैं, राम करेला। तो इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं और ये एक छोटी सी सब्जी बहुत सारी चीज़ों के लिए हमारे शरीर के लिए काफ़ी फायदेमंद रहती है। तो हम अक्सर इसको खाया करते हैं और अक्सर भी यहाँ पे उठ चुकी है। तो हमारे खेत में तुरई भी लगी थी, छोटे छोटे हो रहे हैं। तो मैंने थोड़ा सा मिक्स बनाने के लिए, सब्जी का टेस्ट बढ़ाने के लिए इसमें सारी चीज़ें काट दी है, क्योंकि 2 की सब्जियां बिल्कुल आधी बन जाती है और हमारा 4 जनों का परिवार हुआ तो थोड़ा कम पड़ जाता है। तो इस वजह से मैंने इसमें तुरई भी डाल दिए है और मैं सारी चीज़ों को मिक्स करके सब्जी बनाऊंगी ताकि हमारी सब्जी काफ़ी टेस्टी बने। तो मैंने लगभग सारे राम करेले को छिलके और करेले को काट के अब मैं इसमें काटती हूँ लाई। तो ये देखिए बारीक से इसको काटना पड़ता है और मैं जो भी सब्जियां काटती हूँ सबसे पहले उसे धो लेती हूँ। तो धोने के बाद ही सब्जी को काटा जाता है। तो मैंने पहले धो दिया था, अब मैं काटने लगी हूँ लाई और मुझे साथ ही अक्सी को भी देखना है। तो हरी सब्जी बनाने के लिए हम अक्सर सरसों के तेल का यूज करते हैं। तो हम वैसे तो 2 तेलों का यूज करते हैं, कभी कभी बीच में रिफाइंड और फिर कभी सरसों का तेल। तो मैं इसमें हरी सब्जी में सरसों का तेल ही ऐड करते हैं, क्योंकि सरसों के तेल से काफ़ी टेस्टी सब्जी बनती है। तो पहले मैं सब्जी लगा लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं रोटियां और दिन का खाना बनाऊंगी। तो अब मैं लगाती हूँ फटाफट से सब्जी। सब्जी तो लगा दी है और पक भी चुकी है। तो अब मैं गूंथती हूँ आटा, और मैं आज आटा गूंथ रही हूँ मक्के का, क्योंकि हम एक दिन मक्के का एक दिन जौ का मिलेट्स टाइप के बनाते रहते हैं। तो मैंने आटा भी गूंथ दिया है और ये आटा गूंथ के कुछ इस प्रकार दिखता है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा हम गेहूं का आटा यूज करते हैं। तो ये बिल्कुल रोटियां गोल शेप बन जाती हैं और फूल भी जाती हैं और अच्छे से पक भी जाती हैं। तो मैं अब रोटी बनाती हूँ और फटाफट से हम ब्रेकफास्ट करते हैं और फिर मिलते हैं दोस्तों आपको। और अक्सी भी उठ चुकी थी पहले ही, तो उसको भी खिलाना पड़ता है। तो पहले उसको खिलाते हैं हम, उसके बाद ही हम खाते हैं। तो फिर उसकी दादी उसकी मालिश करेगी और पापा लोगों का फास्ट है तो वो दूध और फल वगैरह ले लेंगे। तो हम पहले करते हैं नाश्ता और फिर मिलते हैं दोस्तों आपको।
पहाड़ों में अक्सर मक्का, मडवा और गेहूं की रोटी ज़्यादा खाई जाती है, तो हम भी इसको खाते रहते हैं बीच बीच में। और मेरे पापा जब घर से आते हैं साथ में घी, आटा, वो जो पहाड़ की चीज़ें होती है सारी चीज़ लेके आते हैं। हेलो दोस्तों, अभी बज चुके हैं शाम के 3 और अभी हमने चाय पी के ऐसे ही थोड़ी देर बैठे थे। तो कल शाम को मेरे पापा के घर से आया था थोड़ा सा जो राम करेले मैंने आपको पहले दिखाया था, और उसके साथ ककड़ी, और जो हमने पहले परसों पापा आए थे बीच में तो हमने उनके लिए ग्रास कटर मशीन मंगा रखी थी। तो कुछ रीज़न की वजह से वो अच्छे से चल नहीं पा रही है, तो जो प्लेन घास होती है प्लेन्स में तो उसको ही काट रहा था, जो हमारे पहाड़ी भाषा में गाजू कहते हैं, तो उसे अच्छे से काट नहीं रहा था। और लोग तो हमारे गांव में सारे लोग जो पेट्रोल के द्वारा चलता है वो लेके आ गए थे, लेकिन पापा ने सोचा कि बैटरी वाला भी अच्छा रहेगा, हमें चार्ज लगाने के बाद आसानी से वो घास कट जाएगी। तो क्योंकि गांव में क्या होता है कि बहुत सारा काम एक साथ हो जाता है, खेती पाती का भी होता है, गाजू काटने वाला भी होता है, और गाय बच्चा तो हुई उसके साथ साथ अपना भी ख्याल रखना पड़ता है। और आजकल खेत की जो नई बुआई भी होती है तो उसमें लहसुन सारी चीजें ये लगानी पड़ती हैं, तो इस वजह से वो काम नहीं कर पा रहा था। हमने पहले तो उसे मंगाया नहीं था, लेकिन पापा ने कहीं किसी चीज का ऐड देख के उसको अच्छे मंगा लिया था, क्योंकि जो आपको पता ही होगा कि जो हीनू ब्लॉग है उनने भी अपने घर में ये ग्रास कटिंग मशीन जो बैटरी द्वारा चलती है उसको मंगाया था। तो पापा ने सोचा कि ये अच्छा होगा, क्योंकि जो पेट्रोल वाली मशीन होती है वो बहुत ज़्यादा हैवी होती है, उसे आमतौर पर महिलाएं यूज़ नहीं कर पाती, क्योंकि बहुत हैवी होने के साथ वो औरतों पे बहुत ज़्यादा उसका प्रेशर पड़ जाता है, तो वो सारी चीज़ मैनेज नहीं कर पाती हैं। तो उसे अक्सर हमेशा जो गांव में जेंट्स लोग होते हैं वही उनको काटते हैं, जिनके घर में पुरुष घर में ही काम करते हैं। तो मेरे पापा तो थोड़ा उम्र दराज भी हैं और उनको बीच बीच में इधर उधर जाना पड़ता है, तो ज़्यादा काम घर का मम्मी करती है। तो हमने सोचा कि मम्मी और मेरी बहन उसको काट देगी, लेकिन वो तो उस मशीन को आसानी से चला लेंगी। लेकिन हमने सोचा अच्छा ही हुआ, लेकिन वो एक बार पापा उसको घर ले गए थे और उनने वहाँ पे एक्सपेरिमेंट किया, तो पता चला कि वो बिल्कुल काट ही नहीं रहा और बहुत परेशान हो गए। तो इस वजह से हमने उसकी पहले जब हम मंगा रहे थे तो हमने उसके देख लिया था कि उसकी 10 दिन की रिटर्न पॉलिसी थी, तो वो वापस हो सकती है। अब यहाँ वो मशीन पहुँच चुकी है और कल रात में मेरे हस्बैंड जी ने वो रिटर्न कर दिया है, और किसी भी वक्त वो सुबह के 7 बजे से शाम के 5 बजे तक वो आ जाते हैं। तो वो मशीन कुल मिला के अच्छी नहीं आई और उसका कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा था। और जैसे कि जो गांव में आमतौर लोग होते हैं जो खेती बाड़ी का काम करते हैं, उनके लिए तो ये बहुत ज़्यादा महंगा होता है। तो हमने वो मशीन तो रिटर्न करा दी है। जो ये मशीन रिचार्जेबल है ये उतनी खास नहीं है, क्योंकि जो पहाड़ों में काम करने वाले लोग हैं उनको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही है इससे। और उन्हें पापा भी कह रहे थे कि क्योंकि 10 दिन की रिटर्न पॉलिसी है तो इसे वापस करा दो। तो हमारा तो किस काम का नहीं हुआ, तो हम इसे वापस कराएंगे। तो हमने वो मशीन रिटर्न करने के लिए अप्लाई कर दिया है, और वो जो रिटर्न होती है 10 दिन की, तो 4-5 दिन के अंदर हमें वो पैसे वापस मिल जाते हैं। तो जब भी हम ऑनलाइन हमेशा सामान मंगाते हैं तो उसकी रिटर्न पॉलिसी ज़रूर चेक करते हैं। अगर आप तो हमेशा रिटर्न पॉलिसी देख के सामान हमेशा ऑर्डर करना चाहिए, क्योंकि ऑनलाइन जैसे हमने कोई चीज़ हमें फर्स्ट टाइम हम उसको मंगा रहे हैं, तो इस वजह से हमें उसके बारे में ज़्यादा नॉलेज भी नहीं हो पाती और हमें उस प्रोडक्ट के बारे में कुछ ज़रूरी बातें भी पता नहीं हो पाती हैं। तो हमने ये पापा के कहने से ही ये मंगाया था, क्योंकि पापा कह रहे थे कि काम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, थोड़ा आसानी होगी। तो लेकिन वो ज़्यादा काम नहीं कर पाया और पापा लोगों ने कल उसे वापस कर दिया है। तो हमने सोचा था पापा लोगों का थोड़ा काम इजी हो जाएगा, लेकिन वो काम नहीं आ पाए तो हम उसको वापस कर देंगे। तो ये रही वो मशीन जो पापा लोगों ने भेज रखी थी, और जैसी गई थी वैसी पापा लोगों ने भेज दी है। तो इसके बारे में मैं बात कर रही थी और इसके लिए ही हमने रिटर्न अप्लाई कर रखा है, तो वो किसी दिन भी आते होंगे आज छोड़ के। हेलो दोस्तों, अभी मैं आ रही हूँ अपने खेत पे और अभी बज चुके हैं शाम के 5। तो पापा ले जाने वाले हैं जो हमने इसमें से मक्के तोड़ रखे थे, तो पापा इसको ले जाने वाले हैं अभी कुछ देर में। तब तक मैं काटती हूँ।
शाम के लगभग 5 बजे के टाइम पे मैं आ गई थी खेत पे, और जो हमारे डंडे थे मक्के के, तो पापा ले जाने वाले थे उसे गोदाम। और इसको काट के कुछ इस प्रकार फोल्ड किया जाता है और फिर पापा इसे ऊपर गोदाम में ले जाते हैं, क्योंकि वहाँ बहुत सारी गायें होती हैं तो उनको देते हैं। तो नवरात्रि में तो पापा अक्सर जाते रहते हैं। तो हमारे खेत में ये मक्के हमने तोड़ दिए थे, और इसके जो ये डंडे होते हैं जिसमें मक्के लगे रहते हैं, तो ये खाली वेस्ट चले जाता है। और ये अभी हराई है, तो इस वजह से पापा उसको गोदाम ले जाएंगे, तो गाय काम आ जाएगी खाने के लिए। तो मैं इसको अब काटती हूँ। और मक्के तोड़ने के बाद जब हमारे घर में भी मक्के तोड़ने के बाद जो ये डंडे बचे रहते हैं, तो हम इसको बस बिल्कुल खड़े सिंगल में ऊपर की साइड में रख के धूप से पूरे सूख जाते हैं। जब ठंडों के दिनों में हरी घास नहीं होती तो इसको अक्सर वो खाया करते हैं। और मेरे पापा लोग बताते हैं, जो पुराने लोग होते हैं, ठंडों में इनका स्वाद काफ़ी अच्छा रहता है और ये मीठे होते हैं इनके डंडे। तो बचपन में हम इसके डंडे भी कभी कभी छिलके खाते थे, जैसे गन्ने की तरह। तो इसको अक्सर खाया करते हैं गाय ज़्यादा। तो मैं इसको अब पूरा काटती हूँ, क्योंकि एक दिन का और बच जाएगा। तो हमने खेत की सफाई भी करनी है, तो इस वजह से हम इसको लगभग आधा पापा जो गोदाम ले जाएंगे उसके लिए मैं काट देती हूँ। और धूप भी अभी काफ़ी अच्छी लग रही है, और शाम का मौसम भी अच्छा हो रखा है। अगर बारिश होती तो इस वजह से यहाँ पे हम खेत में नहीं आ पाते, क्योंकि बारिश आने की ईचिंग जैसी हो जाती है। और जो इसके पत्ते होते हैं, इससे पूरे हाथ कट जाते हैं। तो जब भी खेत में मक्के के खेत में आने होते हैं, तो हमें पूरे कपड़े पहनने आते हैं, यानी कि हाफ वगैरह कपड़े नहीं पहन के आते हैं। तो मैं इसको काटती हूँ और पापा ले जाएंगे गोदाम, और 5:30 भी होने वाला है। तो फटाफट से काट के इसको बांधूंगी और पापा ले जाएंगे इसको गोदाम।
पापा भी स्कूटी लेके वहाँ पे तैयार हो चुके हैं और मैंने काट के और पुल टाइप के बना के और पापा की स्कूटी में रखने जा रही हूँ। और थोड़ा थोड़ा करके मैंने साइड रख दिए हैं और बिल्कुल हाथ भी हमारे कट चुके हैं। तो अभी मैं खेत से आ चुकी हूँ और मैंने पूरे 3 पूरे गाय के लिए काट दिए हैं और पापा अभी लेके गए हैं। और गर्म बहुत ज़्यादा हो रहा है, बिल्कुल पसीना आ गया है और उसके पत्ती से पूरे हाथ बिल्कुल कट जा रहे हैं। तो अभी पापा जैसे तैसे लेके गए हैं क्योंकि पूरा स्कूटी भर चुकी थी। ऊपर से बिल्कुल स्टार्ट सेल्फ बटन दबाने के लिए भी जगह नहीं बची थी, बिल्कुल बड़े बड़े कांटे थे। तो नवरात्रि में एक गौ माता की सेवा भी हो जाएगी। तो और इस बहाने हमारे जो खेत में हमारा खाली वेस्टेज आ रहा था, मक्के की जो पत्ते होते हैं, तो वो गाय भी खा लेंगी। तो दो एक चीज़ से दो फायदे हो गए हैं। तो एक दिन के लिए और बचा है, एक दिन पापा और ले जाएंगे, फिर हमारे नीचे वाला खेत का बच जाता है। तो अभी पापा ले गए हैं गोधाम, तो फिर जब आएंगे उसके बाद अक्सर पापा गोधाम जाया करते हैं। और मैंने आपको पहले भी, हम भी गए हैं एक बार वहाँ, तो हमारे पिछले वाले ब्लॉग में आप देख सकते हैं। क्योंकि हम अक्सर पापा और हम अक्सर जाया करते हैं गोधाम, और पापा तो हमेशा गोधाम में सेवा करते रहते हैं। तो शाम के टाइम पे सारे कपड़े वगैरह और चाय आय बनाने के बाद कोई मेहमान भी आई जाते हैं। तो इस वजह से सारा काम कर के लगभग 6:30 हो गया था। तो फिर मैंने अंदर आके पहले सब्जी लगाई, क्योंकि हम पहले ही काट देते हैं, तो पहले हमने सब्जी लगाई। और आज हम बनाने जा रहे हैं राम करेला। तो मेरे पापा ने, जैसे कि मैंने बताया, मेरे घर से मायके से करेले आए थे, तो हम उसकी सब्जी बना रहे हैं। और आलू डाल के तो काफ़ी टेस्टी होती है, और इसको हम सिंपल तरीके से बनाएंगे क्योंकि ज़्यादा मसाले भी हम इसमें ऐड नहीं करेंगे। और लहसुन प्याज का तो जिक्र ही नहीं हुआ, क्योंकि पापा लोगों का फास्ट है तो बिल्कुल सिंपल खाना खाते हैं। और हम इसमें आलू और पहले जो पहाड़ी धुआर होता है उसको डाल के, टमाटर डालने के बाद हम मसाले डाल देंगे। उसके बाद थोड़ा सा आलू मैंने इस तरह से मसाले में पूरा अच्छे से मिला दिया है। अब मैं ऊपर से डालूंगी जो हमने करेले काट रखे थे छिल छाल के, उसको धो के, तो मैं इसको ऊपर से डालूंगी। तो आपको सब्जी बनाते बनाते इसके बारे में भी बता देती हूँ, क्योंकि हमारे पहाड़ में बहुत ज़्यादा ये राम करेला होता है। और इसे राम करेला क्यों कहा जाता है, मैं ये आपको भी बता देती हूँ। जब भगवान राम जब वनवास गए थे, तो तब पहले ये जंगल में हुआ करते थे। तो सबसे पहले उनने वनवास में इसी की सब्जी खाई, तो इसका नाम राम करेला पड़ गया। और इसके औषधि गुण के बारे में बताई तो बहुत सारी चीज़ें हैं, क्योंकि एक चीज़ नहीं होती, सिर्फ बहुत सारी चीज़ें इससे ठीक होती हैं, क्योर होती हैं। तो फिर मैंने सब्जी बनाने के साथ साथ मम्मी ने कहा था कि थोड़ा सा हम सेवई भी बनाते हैं, क्योंकि मम्मी लोगों का दिन भर फास्ट रहता है। और कितने दिन हो गए थे आजकल सेवई भी नहीं बनाई थी। तो पहले मैं घी में सेवई को भून लूँगी, उसके बाद हम सेवई बनाएंगे। और फिर हमारा कीर्तन वाला सिस्टम चल जाता है। तो शाम को लगभग 8 साढ़े 8 बज ही जाते हैं सब काम करने तक। तो मैं अब फटाफट से बनाती हूँ पहले सेवई, उसके बाद ही अब फिर रोटी, पहले कीर्तन करेंगे उसके बाद हम रोटी बनाएंगे। तो अभी मैंने आटा नहीं गूंदा है, पहले हम पापा दिया बत्ती कर रहे हैं, तो मैं तब तक यहाँ पे सेवई को भून दे रही हूँ। तो अक्सी तो अपनी दादी के साथ है और मैं अब फटाफट से काम करती हूँ और फिर मिलती हूँ आपको।
तो हमारी सेवई भी पक के रेडी हो चुकी है और मैंने इसको बना दिया है। थोड़ा सा दूध और डाल के हम इसको पका लेंगे। अगर पहले ही हम इसमें सारा दूध ऐड डाल देंगे तो ये बहुत ज़्यादा जल्दी सूख जाता है, क्योंकि हम जब भी सेवई बनाते हैं तो पतंजलि वाले सेवई का यूज करते हैं। तो मैंने इसको बना दिया है और खाने में काफ़ी टेस्टी होती है। सबसे मेरे हस्बैंड जी की तो फेवरेट है ये। तो मैंने इसको बना दिया है और मैं गूंथती हूँ आटा और उसके बाद फिर करूँगी पूजा, क्योंकि अभी पापा के थोड़ा सा पूजा पाठ करने में टाइम है। तो मैं आटा गूंथती हूँ पहले, उसके बाद ही हम कीर्तन करेंगे। कीर्तन करने के बाद थोड़ा सा मैंने और पका दिया था, ऊपर से ड्राई फ्रूट भी डाल दिया था। और थोड़े से हमने दिन में रायता बनाया था तो थोड़ा बच्चे की थी, और इसमें हमने जो मेरी मम्मी ने पहाड़ से राई भेजी तो काफ़ी ज़्यादा हो रही थी, तो फिर मैंने इसमें थोड़ा सा दही ऐड कर दिया था। और अब मेरी बनने जा रही है रोटियाँ, और मैं रोटी बना रही हूँ आज जौ की। तो जौ की रोटी को आटे में थोड़ा सा गेहूँ का आटा मिला के फिर उसको अच्छे से बहुत ज़्यादा गूंदा जाता है। जितना ज़्यादा ये आटा गूंदा जाता है उतनी अच्छी रोटियां बनती है, बिल्कुल फूली वाली। तो मैंने इसमें काफ़ी कसरत करने के बाद हमारा आटा भी काफ़ी अच्छे से बन गया था और रोटियां भी काफ़ी अच्छी बन रही है। खाने में तो उतनी अच्छी होती है क्योंकि मुलायम रहती है इसकी रोटी, और पापा भी इजीली इसको खा सकते हैं। तो मैं रोटी बनाती हूँ हमेशा, एक दिन एक छोड़ के अलग अलग रोटियां बनाते रहते हैं हम। और ऊपर से इसमें जो पहाड़ से आती है घी, वो ऊपर से हम इसको डाल देते हैं तो काफ़ी ज़्यादा स्वाद बढ़ जाता है और खाने में सब चीज़ खाने में मज़ा ही आ जाता है। पहाड़ की चीज़ तो वैसे होती ही है कि सब चीज़ में खाने में काफ़ी टेस्टी होती है और बिल्कुल ऑर्गेनिक बनाई रहती है। तो इस वजह से हम पहाड़ की चीज़ों का ज़्यादा यूज करते हैं, और हम भी वैसे पहाड़ी ठहरे तो पहाड़ी के ही व्यंजन हमें अच्छे लगते हैं। तो वैसे तो उत्तराखंड में सब्जियां अलग अलग प्रकार की लगी रहती हैं, तो उनका टेस्ट भी काफ़ी अलग अलग रहता है और काफ़ी स्वादिष्ट रहता है। तो इस वजह से हर कोई उत्तराखंड में टूरिस्ट के रूप में यहाँ हर कोई आता है और हमेशा यहाँ पे व्यंजन का स्वाद लेके जाते रहते हैं। तो इसी में हमारा राम करेला और कद्दू सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो पहाड़ के जो जैसे सब्जियां तो यहाँ भी होती है, लेकिन जो पहाड़ के पानी में जो टेस्ट है वो यहाँ नहीं होता है। तो इस वजह से पहाड़ के सब्जियां ज़्यादा ही पसंद की जाती हैं।
तो मैंने रोटियां भी बना ली है और मैं पापा लोगों को देती हूँ। और आज के ब्लॉग में बस इतना ही। फिर मिलते हैं आपको फिर से एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और अपनों का भी ख्याल रखें। शुभ नवरात्रि।